नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून महीने के दूसरे सप्ताह से जुड़े कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, जिसे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास और खाद्य जोखिमों को रोकने में योगदान करने के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का विषय स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन है। इस वर्ष यह तीसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। 2019 में पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस खाद्य सुरक्षा का भविष्य विषय के तहत मनाया गया था। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि हर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होगा। आगे बढ़े तो आईसीआईसीआई बैंक में विदेशी साझेदार बैंकों को अपने ग्राहकों की ओर तत्काल प्रेषण भेजने में मदद हेतु स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू की। आईसीआईसीआई बैंक स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व का दूसरा बैंक भी बन गया है, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक को आसानी से भेजा जा सकता है। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा के तहत इंस्टेंट ट्रांसफर, 24x7 और 365 दिन अवेलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी ऑन द चार्ज जैसी सुविधाएं ग्राहक को दी जाएंगी। असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक पद पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर इससे पहले असम राइफल्स में एक इंस्पेक्टर जनरल और कंपनी कमांडर के रूप में कार्य कर चुके हैं। असम राइफल अस्तित्व में वर्ष 1835 में आया और इसका मुख्यालय मेघालय में स्थित है। नीदरलैंड देश की महिला धावक सिफान हसन ने 10,000 मीटर की दूरी तय करके नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। सिफान हसन ने 10,000 मीटर की रेस 29 मिनट 6.82 सेकंड में यह रेस जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सिफान हसन ने हेंगेलो में हुई एथलेटिक्स मीट में यह उपलब्धि हासिल की। विश्व चैंपियनशिप में 10,000 और 1500 मीटर का खिताब जीतने वाली पुरुष और महिला वर्ग में दुनिया की एकमात्र एथलीट बन गई हैं। असम राज्य के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट 2,837 वर्ग किलोमीटर मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपु हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। असम के वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और राजधानी इसकी दिसपुर है। इसी से संबंधित असम राज्य के सरकार ने वर्षा वन के नाम से प्रसिद्ध तेहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। यह राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति और जीव की विविधता से भरपूर है, जिसे वर्ष 2004 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 111.19 वर्ग किलोमीटर है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2019-20 को जारी करने की स्वीकृति दी गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई को सरकार ने 70 मापदंडों के साथ शुरू किया था। यह पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई 2019-20 पीजीआई की श्रृंखला में तीसरा प्रकाशन है। पीजीआई 19-20 के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, अगर उन पे ध्यान दें तो 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड यानी कि ग्रेड A++ पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल द्वारा प्राप्त किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पांडिचेरी
पंजाब और तमिलनाडु ने समग्र पीजीआई स्कोर में 10% यानी 100 या उससे अधिक अंकों का सुधार किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पंजाब ने पीजीआई डोमेन एक्सेस में 10% यानी कि 8 अंक या उससे अधिक का सुधार किया है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीजीआई डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं में 10% यानी कि 15 अंक या उससे अधिक का सुधार किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा ने 20% या उससे अधिक का सुधार किया है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा ने पीजीआई डोमेन इक्विटी में 10% से अधिक का सुधार किया है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीजीआई डोमेन गवर्नेंस प्रोसेस में 10% यानी कि 36 अंक या उससे अधिक का सुधार किया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी यानी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर आगे रहे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब रही। अगर टॉप 10 की सूची की बात करें तो ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का शहर है, ओसाका जापान, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, इसी तरह से 10वें नंबर पे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और दुनिया के अगर सबसे कम रहने वाले जो 10 शहरों की सूची है उसकी बात करें कि तो दमिश्क सीरिया सबसे अंतिम पायदान पर, उसके पहले लागोस नाइजीरिया, पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी, इस तरह से ये शहर रहे। आईसीसी एलिट पैनल ने क्रिस ब्रॉड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार आईसीसी एलिट पैनल के रिचर्ड इलिंगवर्थ और माइकल गाफ ऑन फील्ड अंपायर होंगे। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, सीईओ मनु साहनी, मुख्यालय इसका दुबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया, जिनका कार्यकाल कुल 3 वर्षों का होगा। चंद्रशेखर घोष वर्ष 2024 तक के बंधन बैंक के एमडी और सीईओ रहेंगे। घोष भारत में माइक्रो फाइनेंस के विशेषज्ञ माने जाते हैं। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में 14 अप्रैल 2021 से मुख्य न्यायाधीश संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का पदभार सौंपा है। संजय यादव इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कार्यरत थे। न्यायाधीश संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की जगह लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन यानी कि ऑक्सीजन फॉरेस्ट की घोषणा की। योजना के तहत पूरे राज्य में 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृक्षों की पहचान की जाएगी। इन पेड़ों की देखभाल स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी। इस योजना के तहत 75 साल से पुराने पेड़ों के रखरखाव के लिए हर साल 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी, पेंशन राशि। और हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की तर्ज पर हर साल पेंशन को बढ़ाया भी जाएगा। हरियाणा के शहर में 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक की जमीन पर ऑक्सीवन लगाए जाएंगे। ऑक्सीवन में भूमि के टुकड़े हैं जिन पर लगभग 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ऑक्सीवन में चितवन में सजावटी और फूल वाले पौधे, पाखी वन में घर के पौधे
और अन्य पौधे शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। सुशील चंद्र के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। अनूप चंद्र पांडे ने राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक होता है। अगर भारत के चुनाव आयोग की बात करें तो यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह संघ और राज्य के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यों, कार्यकाल, पात्रता आदि से जुड़े हैं। सुशील चंद्र वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और राजीव कुमार अन्य चुनाव आयुक्त हैं। CESL ने लद्दाख को हरा-भरा बनाने और स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CESL और लद्दाख प्रशासन ने इसको जो है इस पर समझौता किया है लद्दाख को हरा-भरा बनाने के। CESL जांस्कर घाटी क्षेत्र से अपना काम शुरू करेगा। ये सोलर, मिनी और माइक्रो ग्रिड से जुड़े समाधान, ऊर्जा के मामले में दक्ष प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा भंडारण आधारित समाधान, ऊर्जा के मामले में दक्ष खाना पकाने के स्टोव और विद्युत आधारित गतिशीलता संबंधी समाधानों पर काम करेगा। राज्य के सभी लोगों तक ऊर्जा की पहुंच लद्दाख प्रशासन की प्राथमिकता है। CESL और लद्दाख प्रशासन कई नवीनीकरण ऊर्जा दक्षता और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परियोजनाओं को लागू करेंगे। CESL हीटिंग, खाना पकाने और परिवहन के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा। यह लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल केंद्र शासित प्रदेश बनाने में मदद करेगा। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL की अगर बात करें तो EESL कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करता है। यह अक्षय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के मेल पर आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करता है। टाटा मेमोरियल अस्पताल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के दल तथा भारत में कैंसर केयर ने पहली CAR-T सेल थेरेपी को अंजाम दिया। सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल CAR-T थेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। फिलहाल यह थेरेपी भारत में उपलब्ध नहीं है। BIRSC और DBT ने पिछले 2 वर्षों में कैंसर के खिलाफ CAR-T सेल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कई पहल की हैं। TMC IIT बॉम्बे टीम को उनके CAR-T उत्पाद के चरण प्रथम व द्वितीय परीक्षण के संचालन के लिए राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है। CAR-T सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग गंभीर खून के कैंसर, मल्टीपल मायलोमा, ग्लायोब्लास्टोमा आदि रोगों के लिए किया जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है। यह अनुसंधान और नवाचार करने के लिए बायोटेक उद्यमों का समर्थन करता है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ICAR के प्रस्तावित किसान सारथी कार्यक्रम के साथ DIC
के मौजूदा इंटरएक्टिव सूचना प्रसारण प्रणाली (IIDS) प्लेटफॉर्म को एकीकृत करना है। ICAR और DIC कृषि गतिविधियों के लिए एक मल्टीमीडिया, मल्टी-वे एडवाइजरी और संचार प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने पर सहमत हुए। ICAR में एक इंटरैक्टिव सूचना प्रसार प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे किसान फोन पर कृषि गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान में IIDS प्लेटफॉर्म पूर्वोत्तर राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तैनात है। इसे पूरे भारत में विस्तारित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ICT प्लेटफॉर्म के विकास, होस्टिंग और प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है। यह ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण में सरकार की मदद करता है और विभिन्न डोमेन में नवाचार को बढ़ावा देता है। आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कोविड-19 देखभाल के लिए 20 औषधीय पौधों पर ई-बुक जारी की है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड द्वारा 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर ये बुक तैयार की गई। औषधीय पौधों और उनके चिकित्सीय गुणों के बारे में यह जानकारी प्रदान करता है। इस ई बुक में औषधीय पौधों के वानस्पतिक नाम, देशज नाम, रासायनिक संगठन, उपचारात्मक विशेषताएं और महत्वपूर्ण सूत्रों को दर्ज किया गया है। यह लोगों को कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन में औषधीय पौधों के महत्व और विविधता के बारे में जागरूक करता है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड NMPB भारत में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। 2021-22 में धान का MSP 1868 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरा का MSP वर्ष 2021-22 के लिए 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह से मूंगफली और नाइजर सीड के MSP में क्रमशः 275 रुपए प्रति क्विंटल और 235 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। MSP में सर्वाधिक वृद्धि तिल 452 रुपए प्रति क्विंटल के लिए स्वीकृत की गई है। सभी फसलों में मक्का के MSP में सबसे कम बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसलों को खरीदती है। इस मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर की जाती है। भारत का कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात 2020-21 में 17.34% बढ़कर 41.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भी निर्यात बढ़ने की संभावना है। 2020-21 में भारत के कृषि उत्पादों के लिए अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, UAE, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया मुख्य बाजार रहे। भारत ने वाराणसी से सब्जियों और आमों और चंदौली से काले चावल सहित विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात किया। पिछले 3 वर्षों से स्थिर रहने के बाद इस वर्ष कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने अपनी कृषि निर्यात नीति लागू कर दी है। वाणिज्य विभाग और कृषि विभाग ने भारतीय उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बासमती चावल के निर्यात को बढ़ाने के प्रयासों में सरकार ने निर्यात निरीक्षण परिषद EIC की जांच अनिवार्य कर दी है। केरल के वागामोन पहाड़ियों में कॉफी की एक नई पौधे की प्रजाति पाई गई है। इसे आर्गोस्टेमा कारेंटेना नाम दिया गया है। इसकी खोज अनूप P. बालन, N. शशिधरन
और ए जे रॉबी की एक शोध टीम ने इसकी खोज की है। उनके निष्कर्ष पौधे वर्गीकरण और भूगोल के वेब बिया जर्नल में नवीनतम संस्करण में प्रकाशित हुए हैं। ऑर्गेस्टेमा कारेंटेना 3 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और यह एक जड़ी बूटी है। यह आमतौर पर सदाबहार वनों के छायांकित क्षेत्र में पाया जाता है। यह सूक्ष्म जलवायु परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील है और इसे आईयूसीएन की आंकड़ों का अभाव डेटा डिफिशिएंट श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। आर्गोस्टेमा कारेंटेना वागामोन क्षेत्र में खोजी गई 5वीं प्रजाति है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल द्वारा उत्पादित किया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई थी। इस वर्ष का विश्व बाल श्रम निषेध दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष 2021 के लिए की गई कार्रवाई पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य बाल श्रम में मजबूर बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली हानिकारक मानसिक और शारीरिक समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस के अवसर पर 10 से 17 जून 2021 तक कार्य सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। आईएलओ के अनुसार दुनिया भर में 10 में से 1 बच्चा बाल श्रम के रूप में काम कर रहा है। भारत में जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 2020-21 में 51% बढ़कर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। निर्यात में वृद्धि दर्ज करने वाले मुख्य उत्पादों में केक मेल, तिलहन, फलों के गूदे और प्यूरी, अनाज, बाजरा, मसाले, चाय, सूखे मेवे आदि शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इजराइल और दक्षिण कोरिया सहित 58 देशों को जैविक उत्पादों का निर्यात किया। मात्रा के लिहाज से जैविक उत्पादों में निर्यात में 39% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में केवल उन्हीं उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है जिन्हें एनपीओपी प्रमाणन प्राप्त हुआ है। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी जैविक कृषि उत्पादों के विकास के लिए जिम्मेदार है। जैविक खेती की एक ऐसी तकनीकी है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का उपयोग शामिल नहीं होता है। बीड महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से एक जिला है। बीड में किसानों को बार-बार भारी बारिश या बारिश की विफलता के कारण फसलों को नुकसान होता है। इसलिए बीड में बीमा कंपनियों को उच्च भुगतान और निरंतर नुकसान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए निविदाएं प्राप्त करने में भी चुनौती का सामना करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के कृषि विभागों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय योजना है। चूंकि 2020 खरीफ सीजन के दौरान कार्यान्वयन के लिए निविदाओं को बोलियां नहीं मिली, इसलिए राज्य के कृषि विभाग ने बीड जिले के लिए दिशा निर्देश बदल दिए। नए दिशा निर्देशों के तहत बीमा कंपनियों ने एकत्र किए गए प्रीमियम का 110% कवर प्रदान किया। यदि मुआवजा प्रदान किए गए कवर से अधिक है तो राज्य सरकार को बीच की राशि का भुगतान करना होगा। यदि मुआवजा प्रीमियम में प्राप्त राशि से कम है तो बीमा कंपनी 20% हैंडलिंग शुल्क के रूप में लेगी और शेष राज्य सरकार को भुगतान करेगी। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भारत में जैविक कृषि तकनीकों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने जैविक तकनीकों के माध्यम से बंजर भूमि के एक टुकड़े को जंगल में तब्दील कर दिया था। उन्हें 2020 में कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
उन्होंने अपनी बेटी के साथ जैविक और प्राकृतिक खेती सिखाने के लिए एक सामाजिक संगठन संभव की स्थापना की। उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त के रूप में भी कार्य किया और विभिन्न बोर्ड और समितियों के सदस्य के रूप में भी काम किया। उन्हें सतत जैविक खेती में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। उकना खुरेलसुख डेमोक्रेटिक पार्टी के सोदनोम जुंडुई एल्डिन और राइट पर्सन इलेक्टोरल कोएलिशन के डांगासुरेन एनखबत को हराकर मंगोलिया के छठे राष्ट्रपति बन गए हैं। वह मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इस साल की शुरुआत में उन्हें विरोध प्रदर्शनों के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। मंगोलिया या चीन और रूस के बीच स्थित एक भूमि से घिरा देश है। राजधानी उलान बतार है इसकी। इसमें मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके तहत निर्वाचित संसद को सरकारें नियुक्त करने और नीति तय करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति के पास कानून को वीटो करने की शक्तियां हैं। इसकी विधायिका को ग्रेट हुराल के रूप में जाना जाता है। नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता। यह उनका 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। वह राफेल नाडाल और रोजर फेडरर के पुरुषों के 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों के रिकॉर्ड से सिर्फ एक जीत दूर है। वह ओपन एरा में चारों ग्रैंड स्लैम को 2 दफा जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी बने। वह सेमीफाइनल में राफेल नडाल को हराकर फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। महिला एकल के फाइनल में बारबोरा क्रेजसिकोवा ने अनास्तासिया पाव्लुचेनकोवा को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। बारबोरा क्रेजिसिकोवा और केतरीना सिनियाकोवा ने महिला युगल का खिताब जीता। बारबोरा क्रेजिसिकोवा एक ही फ्रेंच ओपन में एकल और युगल खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी। पियरे ह्यूग्स हर्बर्ट और निकोलस माहट ने पुरुष युगल का खिताब जीता। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। हाल ही में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने कोविसेल्फ नाम से भारत की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट को लॉन्च किया है। यह केवल 15 मिनट में परिणाम देगा। अक्षय कुमार उत्पादों के उपयोग, सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में लोगों को शिक्षित करेंगे। अक्षय कुमार डॉलर क्लब वेस्ट, एलजी, माइक्रोमैक्स आदि के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर अन्य की बात करें तो अर्जुन कपूर कैंडेस के कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजकुमार राव बेवकूफ.com के, रविचंद्रन अश्विन ब्रिज लैब्स के। नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल 12 साल बाद समाप्त हुआ। नफ्ताली बेनेट ने एक वोट के अंतर से विश्वास मत हासिल किया। 120 सदस्यीय सदन में उन्हें 60 वोट मिले, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू को 59 वोट मिले। नफ्ताली बेनेट दक्षिणपंथी यामीना पार्टी के नेता हैं। उन्होंने इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें 9 महिलाएं हैं। सरकार 8 दलों के गठबंधन से बनी है। नफ्ताली बेनेट सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद वह सत्ता यायर लैपिड को सौंप देंगे। इजराइल का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर इजराइल की बात करें तो यह भूमध्य सागर पर स्थित एक मध्य पूर्वी देश है। इसकी राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा इजरायली शेकेल है। रूमेन
रिवलिन इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इजराइल की सरकार संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) के एक कार्यक्रम के दौरान नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह योग के बारे में जागरूकता फैलाने और इसे आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय ने सामान्य योग प्रोटोकॉल पर 10 एपिसोड की श्रृंखला भी शुरू की। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बी विद योग, बी एट होम थीम के तहत 5 वेबिनार की श्रृंखला आयोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इसे घर पर योग और परिवार के साथ योग विषय के तहत मनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। यह भारत में स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों की शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए जिम्मेदार है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह उनका सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उसने मोटेओ पेलिकोन इवेंट मार्च और एशियन चैंपियनशिप अप्रैल में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरोज को हराया। क्रिस्टीना बेरोज ने पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता था। इससे पहले भारतीय पहलवान अंशु मलिक बुखार के कारण 57 किलोग्राम स्पर्धा से हट गई थी। बिहार ने जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली खेप भागलपुर से लंदन निर्यात की। जर्दालू आम का निर्यात बिहार सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के सहयोग से किया गया। जर्दालू आम की पैदावार मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर, मुंगेर और बांका जिलों में होती है। इसे 2018 में जीआई प्रमाणन हासिल हुआ था। हाल ही में बिहार ने मुजफ्फरपुर की जीआई टैग वाली शाही लीची की एक खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की है। एपीडा ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इसने जर्मनी और जापान में आम उत्सवों का आयोजन भी किया। भौगोलिक संकेत जीआई टैग बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या स्थान के लिए विशिष्ट वस्तुओं उत्पादों को दिया गया एक प्रमाणन या संकेत या नाम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 के कार्यकाल के लिए अल्बानिया, ब्राजील, गैम्बान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। निर्विरोध चुने गए सभी 5 देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्यकाल शुरू किया था। चुनाव में घाना को 185 वोट मिले जबकि गैबान को 183 वोट मिले। संयुक्त अरब अमीरात को 179 और अल्बानिया को 175 वोट मिले। गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात अफ्रीकी और एशियाई देशों की सीटों से चुने गए। ब्राजील, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई समूह की सीट से चुना गया और पूर्वी यूरोपीय समूह की सीट से अल्बानिया चुना गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इस परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में बस इतना ही। आपसे ये भी निवेदित है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर करंट अफेयर और जीके जीएस
के क्विज देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।